Hello, my dear kids. Welcome back to my channel, Colors of Mathematics. I hope you all are doing very good and preparing for your Term 1 examinations in a full 2 speed and with great happiness and without stress and all what's needed to perform well in the examinations. So, today I'm up with a practice paper of class 10th. We'll be discussing each question one by one. Hope you'll be liking it. So our very first question talks about, this is our first question, और हमें इसमें देखना है कि cot 45 डिग्री अपॉन में sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री. जब सीधे सीधे 30 डिग्री पर 45 डिग्री 60 डिग्री पर आपको इसके लिए पूरा का पूरा चार्ट था जिसकी वैल्यूज़ आपको याद ही होनी चाहिए. तो cot 45 1 होता है, sin 30 इज़ 1/2 होता है और cos 60 भी 1/2 होता है. दिस इज़ हाफ और हाफ को मिलाया तो 1 हो गया और ऑब्वियसली दिस इज़ 1 ओनली. ओके, सो आंसर आ गया 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो कह रहा है कि अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये आपका सर्वांग समता यानी कि सिमिलैरिटी का सिंबल है. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स ABC और PQR सिमिलर हैं तो आप ये बता दीजिए कि ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR क्या होगा. जब भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उसकी हर साइड, फॉर एग्जांपल आपके पास यही है ना ABC और PQR, तो अगर आप AB अपॉन में PQ करेंगे, इनकी साइड्स का जो स्क्वायर होता है, इनकी साइड्स का जो स्क्वायर है वो कैसा होगा, बराबर होगा AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर अपॉन में PR का स्क्वायर. सो दिस इज़ अ थ्योरम. ठीक है, कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो अगर हम उनके एरियाज़ जो होंगे वो प्रोपोर्शनेट होंगे, किसके इक्वल होंगे, और उनकी जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के प्रोपोर्शन में उनका एरिया होगा. तो अब आपको एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR निकालना था और आपको गिवन है BC और QR. BC कितना है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा. QR कितना है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा. तो 1/9 इज़ योर आंसर. ओके, तो D इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 3. इफ़ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर्स, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम निकालना है PQ का. ठीक है, एलसीएम अगर हम कभी भी किसी अभाज्य संख्या का निकालते हैं तो वो सीधे सीधे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, अभाज्य मतलब 11 into 13 भी है तो सीधे सीधे ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, 143. तो अभाज्य PQ है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, P इंटू Q इज़ PQ. तो थर्ड का आंसर आपका D हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है. अपरिमेय संख्या वो हर संख्या है जो ना ही तो कभी रुकना छोड़ सकती है, वो चलती जाएगी और ना ही उसकी डिजिट्स रिपीट होंगी. इसमें आपकी डिजिट्स 271 271 271 रिपीट हो रही हैं. यहाँ पे ये टर्मिनेट कर गया, बंद हो गया, आगे नहीं बढ़ा, ये भी नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रही हैं और बंद भी नहीं हो रही हैं. 01, या तो 01 दोबारा रिपीट होता, लेकिन यहाँ पे दोबारा से 001 आया है. इस बार अगली बार 0011 आया. तो आपकी जो है ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा और वेरियस पैटर्न्स के साथ चलेगा, अलग अलग पैटर्न्स शो करेगा. तो D इज़ योर आंसर, कि ये मेरा ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है. ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिया और काजल सहेली हैं. रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स. किसी गैर लीप वर्ष में दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता आपको बतानी है. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडेज इन अ नॉन लीप ईयर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि लीप ईयर
क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है। नॉन लीप ईयर में आपके नॉर्मली 365 डेज़ होते हैं, जिसमें कि आपकी फरवरी में 28 डेज़ ही होंगे। लीप ईयर में आपके 366 डेज़ होते हैं, जिसमें आपकी फरवरी 29 की होती है। ओके, तो जब 365 डेज़ हैं तो कितने वीक्स बैठेंगे। हम नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं 7 5 35, 7 5 35, 1 5, 7 2 14। यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन बचा। वो एक दिन 365 में से कोई सा भी हो सकता है। यही वो एक दिन है जिसमें कि उनका बर्थडे सेम दिन होने की चांसेस हैं। क्या है ना, 52 वीक्स बैठे आपके और 1 डे बैठा। वो 1 डे आपका कोई भी हो सकता है, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी हो सकता है। तो एक ही दिन बचा है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है आपके पास, इसमें आपको लेंथ निकालनी है इस एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड होता है जो अपने राइट परपेंडिकुलर जो आप डालते हो, लंब जो डालते हो ऑपोजिट साइड पर, उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड डालने पर सामने वाली साइड हमेशा डिवाइड हो जाती है हाफ हाफ में। तो इसमें हर साइड इसमें 8 सेंटीमीटर दी थी, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो हर एक 8 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अब जब ये लंब डाला तो ये 4 4 हो गया। अब मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकती हूँ। तो ट्राइंगल ADC में, है ना, ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और AD का स्क्वायर मतलब ये मुझे निकालना है, यही निकालना है ना। इसने बोला व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू AD जो है मुझे निकालना है, क्योंकि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड, शीर्षलंब की लंबाई पूछी गई है, हमें यही निकालना है। तो ये मैंने x मान लिया। और DC का स्क्वायर इज़ 4 का स्क्वायर। 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। और ये आएगा आपका 48 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 48 जो होगा वो आपका x है, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन अंडर रूट 48 में नहीं है। तो कौन सा आंसर ठीक होगा यहाँ पे, 4 × 4 × 3, ये बैठेगा बी आंसर। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब मैं रूट से बाहर निकालती हूँ तो जिनकी डबलिंग हो जाती है वो बाहर निकल जाता है और जो रह जाता है वो रूट में रह जाता है। तो 4 4 16, 16 3 48, इससे आंसर नहीं आएगा। देख लो, 2 2 4, 4 3 12, 3 3 9, 9 3 27, क्योंकि ये 3 × 3 × 3 बैठेगा। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, आपका आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ quadratic polynomial, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 minus 1 is -1, then the value of k। द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो योग है वो -1 दिया है। तो जब शून्यकों का योग आपको पता है कितना होता है, क्या होता है, -b/a या b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। ओके, तो -b/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा सम जो दिया है वो आपको -1 दिया है। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम जो है जीरोस का -1 है, वो मैंने लिख लिया है यहाँ पे। b जो है मेरा यहाँ पे माइनस का k है और a क्या है मेरा यहाँ पे 3। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू k/3। तो k मेरा कितना आ गया, माइनस का 3। तो आपका 7 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो आपको कॉट ए की निकालनी है। किसकी निकालनी है, कॉट ए। साइन ए क्या होता है, p/h। तो आप ट्राइंगल बना लो अपना। ठीक है, ट्राइंगल में आपको पता है ये p होता है, ये b होता है और ये h होता है। ये आपको 1 दिया है, ये आपको 2 दिया है। अब इसमें पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस लगाएंगे तो हम कहेंगे
कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी मेरा यहाँ पे 1 है, बी मेरा यहाँ पे आपको जो यहाँ पे बी है वो आप यहाँ पे आपको बी नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे आपको एच दिया है, दैट इज़ 2। ठीक है, तो एच का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और बी आपको यहाँ पे निकालना है, वो मैंने एक्स मान लिया। दिस इज़ 4 - 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो मतलब 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, मतलब √3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √3। ओके, आपको कॉट ए निकालना है। कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, दैट इज़ टैन होता है p/b, टैन ए होता है p/b, तो कॉट ए हो जाएगा b/p। b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, √3, और p की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपका आंसर 8 का हो जाएगा, व्हाट, ए। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल f(x) आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f(x) इंटरसेक्ट्स। उसने बोला कि बहुपद f(x) के शून्यक उस बिंदु के निर्देशांक हैं जहाँ पर y इक्वल टू f(x) का ग्राफ काटता है। अगर हम इसको देखें तो y की वेरियस वैल्यूज़ पर, x की वेरियस वैल्यूज़ पर आपका y जो है क्या करेगा, वेरी करेगा। तो और काट किसको रहा है फिर, x एक्सिस को, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 10th देखते हैं। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच 3a लाइज ऑन 2x - 3y इक्वल टू 5 इज। उसने बोला कि 3a, द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है जब 3a इसका सॉल्यूशन है। इस समीकरण का सॉल्यूशन 3 और a है। तो अगर इस समीकरण में मैं x की जगह तो 3 डाल दूँ और y की जगह a डाल दूँ तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी। 6 - 5 इक्वल टू 3a, 1 इक्वल टू 3a, 1/3 इक्वल्स a, ऑप्शन हो गया a। 11th क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, आपको पता ही है। यदि PA किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाता है तो इफ़ PA डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। ऑब्वियसली सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to 5x square plus 13x minus m is reciprocal of the other, then value of m is। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं एक बार। उसने बोला कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ज़ीरो, अगर मैं इसका ज़ीरो निकालूं तो दो ज़ीरो निकलेंगे इसके, पहली बात तो क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक द्विघातीय बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, दो पॉलिनोमियल, दो ज़ीरोज़ निकलेंगे। और वो जो ज़ीरोज़ निकल रहे हैं वो ऐसे हैं कि एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल है, 1/5 5 का रेसिप्रोकल है, या 1/8 8 का रेसिप्रोकल है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। कोई भी नंबर हो और उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आने वाला है 1। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, या फिर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, पहली बात तो जब मैं प्रोडक्ट करूँगी तो आंसर आने वाला है 1। मैंने बताया अभी कि 1 आता है जब मैं रेसिप्रोकल, दोनों ही ज़ीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर एक ज़ीरो मेरा x था, दूसरा 1/x था, ठीक है। और यहाँ पे c कौन है, c है यहाँ पे -m, और a कौन है यहाँ पे 5 है ना। तो ये तो 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू -m/5, तो मेरा -5 इज इक्वल टू m, आंसर डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी आवर्ती है, ठीक है। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लें, जैसे इसमें 2 की पावर 9 आएगा, जब आप एलसीएम लोगे 5 1/2, तो ऐसे 2 करके 9 टाइम्स आएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में भी या तो 2 की फॉर्म में आए, या तो x मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 और 5 की फॉर्म में ही चीज़ें हों, अगर 2 और 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही हैं, अगर डेसिमल
एक्सपेंशन करना है अगर उसका, फिर उसके बाद तो आपको अगर 2 और 5 के ही फैक्टर्स मिल रहे हैं तो वो एक टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये जो डी है 45 आप देख लो, आपको डिनोमिनेटर का करना है। ठीक है, तो 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, आपको यहाँ 3 मिल गया। क्योंकि 3 मिल गया इसी वजह से डी आपका एक ऐसा ऑप्शन है जिसके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी ना करे, तो वो इरेशनल है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, और पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया और आगे भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 14th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको त्रिभुज ABC, तो आप त्रिभुज ABC अपना बना लो। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार हैं। AB पर और D और E इस तरह से दो बिंदु हैं। D एंड E आर रिस्पेक्टिव द पॉइंट्स, D और E रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स हैं AB और AC साइड पर। किस तरह से कि जो मेरा एक तो D जो है वो BC के पैरेलल है एकदम। इसके बाद आपको बता रखा है कि जो मेरा AD है वो 2 सेंटीमीटर है, मेरा BD कितना है 3 सेंटीमीटर है। ओके, EC मेरा 1.5 सेंटीमीटर है, और आपको AE की लेंथ निकालनी है। ये आपको पता है कि जब भी आप कभी भी किसी ट्राइंगल में ऐसे पैरेलल एक लाइन किसी भी एक साइड के ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो अब AE अपॉन में EB किसके इक्वल हो जाएगा, AF अपॉन में FC। इस तरह से प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं साइड्स। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि DE पैरेलल है, उसने गिवन है, कंडीशन है कि जब भी आप क्या करोगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दोगे दो साइड्स को लेकर, तीसरी साइड के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो अगर, तो AD अपॉन में DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन में EC। अब आप सिर्फ वैल्यूज़ रख दो, AD यहाँ पे 2 है, DB यहाँ पे 3 है, AE यहाँ पे X है और EC यहाँ पे 1.5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1.5 15 टू 30 होता है, 3.0 अपॉन में 3 इज इक्वल टू X, 3 1 3, तो आंसर आ गया आपका क्या 1। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में बोल रहा है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 12 डिग्री। जब भी आपको ऐसे दिखाई दे ना tan और cot एक साथ, तो पहली बात तो दोनों को सेम सेम कर लो। cot को tan में बदलने के लिए मैं लिखूँगी tan 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे कौन है, पूरा का पूरा a माइनस 12 थीटा है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये a माइनस है, a माइनस 12 डिग्री। अब आप ये ब्रैकेट्स खोल लो, 90 माइनस a का प्लस 12। अब यहाँ पे tan 2a था, tan से tan कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 12। तो बहुत आसान हो गया a का वैल्यू निकालना। 90 और 12 कितने हुए, 102 माइनस का a 2a। अब a इधर चला गया तो 3 हो जाएगा, 2a प्लस a इज a 3a 102। और अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 102 अपॉन में 3, दैट इज 3 3 9, 3 4 12, 34 डिग्री इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोला y इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट्स अ लाइन विच इज़, y इक्वल टू 4 उस रेखा को दर्शाता है जो y इक्वल टू 4 बोल रहा है। तो आप एक बार देख लो y इक्वल टू 4 है कहाँ, 1 2 3 4, y इक्वल टू 4, क्योंकि x कुछ दिया ही नहीं है, x कुछ दिया नहीं है और y दिया है, सिर्फ y का पॉइंट दिया है, x 0 है y 4 है। तो जब मैंने इस पर लाइन ऐसे ड्रॉ करी, जब उसने बोला y इक्वल टू 4, तो x तो 0 है, 1 2 3 4 4 पे मैंने पॉइंट लगा दिया और उसके अगेंस्ट लाइन ड्रॉ कर दी। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस, यही x एक्सिस होता है, इसके पैरेलल है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, x एक्सिस के समानांतर होगा।
नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला यदि HCF 81 और 54 का 27 है तो हमें LCM निकालना है इसी 81 और 54 का। इसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला ये होता है कि LCM इंटू HCF जो होता है ना, वो उन्हीं दोनों नंबर्स का जिनका LCM HCF निकाला जा रहा है, उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है LCM और HCF। तो LCM तो उनको निकालना है, LCM हमें निकालना है, और HCF कितना दिया है 27 है यहाँ पर, और किन दो नंबर्स का 81 इंटू 54 का। तो 27 2 ज़ा 54 होता है, 81 2 ज़ा 27 2 ज़ा 54, और अब 81 इंटू 2 कितना होगा 162। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं 5 3 2 3 और 2 7 के से बनने वाले आयत का चतुर्थ निर्देशांक बताइए। इसने 4 निर्देशांक आपको दे दिए और ये आपसे चौथा निर्देशांक क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय ये मैंने अपने आप ड्रॉ कर लिया, मैं बताती हूँ मैंने क्यों ड्रॉ किया। उसने बोला फॉर्म बाय लाइंस 5 3, नेक्स्ट इज फॉर्म बाय पॉइंट 5 3 2 3, नेक्स्ट है 2,7, और ये आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट x4 y4 और x4 और y4 ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब मेरे पास दो पॉइंट्स होते हैं इस तरह से x1 y1 x2 y2, तो मैं मिड पॉइंट कैसे निकालती हूँ, मैं मिड पॉइंट निकालती हूँ दोनों के एक्सिस को जोड़ के डिवाइड बाय 2 और दोनों के वाइज को जोड़ के डिवाइड बाय 2। तो अगर मेरे पास ये लाइन है, ये वाली लाइन है अगर मेरे पास, तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स निकालना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, मैं करूँगी कि मैं 5 + 2 डिवाइड बाय 2 करूँगी, कॉमा 7 + 3 डिवाइड बाय 2 करूँगी। तो ये वाला मेरा x आ जाएगा और ये मेरा y आ जाएगा। करते हैं, 5 + 2 इज़ 7, 7/2 इज़ 3.5, तो मेरा ये आ गया 3.5, और 7 + 3 होता है 10, 10/2 इज़ 5। ओके, सो अब मेरा मिड पॉइंट आ चुका है, क्या है 3.5, 5। अब मेरे पास इस बार आ गया मिड पॉइंट, अब मुझे निकालना है ये वाला पॉइंट। तो मेरे पास ये भी है और ये भी है, तो x4 में जब मैं 2 प्लस करूँगी डिवाइड बाय 2 करूँगी तो आना चाहिए 3.5। y4 में जब मैं 3 प्लस करूँगी, क्योंकि मैं इसको और इसको प्लस कर रही हूँ, डिवाइड बाय 2 कर रही हूँ, y4 मतलब y4 + 3 अपॉन में 2 कर रही हूँ, तो मेरा आना चाहिए फिर क्या 5। अब सॉल्व कर लेते हैं। x4 + 2 = 3.5 इंटू 2 इज़ 7, तो x4 = 7 - 2 = 5। x मेरा आ गया है 5, और y4 + 3 = 5 2 = 10, y4 = 10 - 3 = 7, तो मेरा y4 आ गया 7। सो मेरा जो x4 y4 जो पॉइंट्स हैं वो आ गए 5,7। ये जो पॉइंट था मेरा 5,7 आ गया, और यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। उसने ये बोला यदि 19th क्वेश्चन देख रहे हैं हम, यदि समीकरण युग्म a1x b1y + c1 = 0, और ये दूसरी आपकी समीकरण है, इक्वेशन है a2x + b2y + c2 के अनेक हल हैं। आपका रिवीजन भी मैं करा दूँ, जब भी आपको इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं तो बी आपका आंसर सही रहेगा कि a1/e2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। दोनों सबके ही बीच में =2 का साइन होगा। अगर आपका ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक आपका हल है या फिर यूनिक हो, तो आपका a1/e2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता था। ओके, लेकिन अगर आपका नो सॉल्यूशन है कि कोई भी हल नहीं है, तो कंडीशन होती थी a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो हियर आई मेड यू रिवाइज द थिंग्स। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ उसी तरह से है जैसे कि आप हमने अभी साइन वाला क्वेश्चन किया था। इसने यहाँ पर आपको tan थीटा दे दिया, tan थीटा की वैल्यू दी थी 1/√3। ऐसी कंडीशन में
और आपको फिर कॉस सेक और इस तरह से दिखाई दे रहे हैं अगर, तो पहले आप ये समझ लो कि मेरे को इसका मतलब एक राइट ट्रायंगल वही बनाना पड़ेगा जिसमें मेरा ये P होता है, ये मेरा B होता है और ये मेरा H होता है। हमने पता है tan थीटा इक्वल टू 1/3 अगर है तो ऊपर ये P है और B, क्योंकि tan थीटा P/B होता है। तो P क्या है यहाँ पे मेरा 1 और B मेरा है यहाँ पे √3। अब मुझे निकालना है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। सो P स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर और B स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ये H का स्क्वायर है तो H क्या हुआ √4। तो H कितना हो गया मेरा 2 सेंटीमीटर, 2 है मतलब सेंटीमीटर नहीं 2, तो H मेरा 2 आ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कॉसेक की वैल्यू, क्या चाहिए, एक तो कॉसेक की वैल्यू चाहिए, एक चाहिए मुझे सेक की वैल्यू। कॉसेक होता है आपका, क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, तो कॉसेक हो जाएगा H/B। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, तो ये H/B हो जाएगा। H यहाँ पे कौन है 2, B कौन है आपका √3। सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक होता है B ये H/P है तो यहाँ पे P1 है, 2/1 होगा। ओके, सेक थीटा होता है आपका ये है, बल्कि सेक थीटा होता है क्या H/B, ये होगा H/B 2/√3। तो मेरे पास दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा मेरे पास 2 आ चुका है क्योंकि मैंने H/P करा। साइन थीटा होता है P/H, तो कॉसेक थीटा होगा H/P। H की वैल्यू कितनी है 2, P की वैल्यू है 1, 2/1 इज़ 2, 2/1 इज़ 2। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा होता था B/H, तो सेक थीटा होगा H/B इज इक्वल टू 2/√3। तो मेरे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 आ गई है और सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 आ गई है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर जो आपको लिखा है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को डाल दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब 2 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर कितना है 2/√3 का स्क्वायर, 2 to the 4 माइनस 2 to the 4/3 अपॉन में 2 to the 4 प्लस 4/3। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12 - 4/3, ठीक है, अपॉन में 12 + 4/3। ओके, 3 से 3 कैंसिल, 12 - 4 इज़ 8 एंड 12 + 4 इज़ 16, तो आंसर आ गया 1/2। 20th का आ जाएगा आपका A। ओके, अब हम सेक्शन B पर आ गए हैं। इसमें 21st क्वेश्चन देखो। 21st क्वेश्चन कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0 द पॉलिनोमियल -2 and 3 रिस्पेक्टिवली द पॉलिनोमियल इज। किसी बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -2 and 3 है, आप बहुपद ज्ञात कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको ऑलरेडी सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ -2 दिया है, -2 ऑफ एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आपको 3 है, तो बस 3 लिख दो, x² + 4x + 3। आपने क्या किया, जो आपको दिया हुआ है वही वैल्यूज़ आपने वहाँ पर डाल दी, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया था -2, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो आपको ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कैन बी। रेशनल नंबर जो होते हैं या तो वो टर्मिनेट कर जाते हैं 2.385, या तो टर्मिनेट कर गए, या अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहे तो वो हमेशा सेम नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। तो रेशनल नंबर की 2 कंडीशन, या तो वो टर्मिनेट करेगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट करता रहेगा, तो हम कह देंगे 385 का बार। ओके, नाउ देखो आप 23rd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी ना तो कभी नेगेटिव होगी, कोई भी नेगेटिव नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ना ही प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी
0 और 1 के बीच में, या तो इक्वल्स टू 0 होगी या 1 के बराबर होगी या इनके बीच में लाई करेगी। 10/7 एक ऐसा नंबर है जिसको कि आप डिवाइड करके देख लेना, ज़रूर 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो ऑप्शन आपका डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोला है कि त्रिभुज ABC और DEF, ये दो त्रिभुज हैं। इसमें AB अपॉन में DE और BC अपॉन FD हैं। दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे? सिमिलैरिटी की बात करिए। सिमिलैरिटी की अगर हम रिवीजन करें तो सिमिलैरिटी के 3 कंडीशंस थी, या तो AAA होगा या SSS होगा या SAS होगा। यहाँ पे इसने बोला कि AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में FD। तो आपको क्या लगता है कौन सी सिमिलैरिटी होल्ड कर जाएगी इसमें? उसने पहली बात तो पूछा है कि कब एंगल्स का, इसका मतलब हमें SS लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे SA बीच में यहाँ पर ही आप बैठ पा रहा है, इधर ही। यहाँ पे एक S है, यहाँ पे फिर A आ जाएगा, यहाँ पे एक S हो गया, यहाँ एक साइड है, यहाँ एक A आ गया और यहाँ पे एक साइड है। तो SAS इसी में लग पा रही है, मतलब एंगल B को एंगल D के इक्वल होना पड़ेगा, तभी मेरी SAS सिमिलैरिटी होल्ड कर पाएगी। सो वी आर डन विद द 24th क्वेश्चन। कम टू द 25th क्वेश्चन। So we are not left with any. Okay, done. Next is 25th question. निम्न में से कौन सी आकृति संरेखी बिंदुओं को दर्शाती है? कॉलिनियर पॉइंट्स वाला फिगर कौन सा है? कॉलिनियर पॉइंट्स बहुत ही बेसिक चीज़ है। कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स जो एक लाइन में लाई करें उन्हें कॉलिनियर कहते हैं। इसको कॉलिनियर नहीं कहेंगे क्योंकि इनको हम जब when we are joining these points it's not forming a line, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक लाइन नहीं बना रहा है, तो ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं है, ये है। तो लेट्स ज्वाइन द पॉइंट्स। हम देख पा रहे हैं कि ज्वाइन करने पर इन तीनों में से किसी में नहीं बन पा रहा, इसमें बन पा रहा है, तो मेरा C ऑप्शन करेक्ट होगा। So I think we should end the class here. Remaining 25 questions I'll be covering in the next video because the video is going so long, जिससे कि आप आराम से इन 25 questions की प्रैक्टिस एक बारी में कर पाएँ, वीडियो को अच्छे से देख पाएँ। इसलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर माई मोटिवेशन प्लीज़ डू लाइक इट, share it as much as you can, help all your classmates, है ना, and do practice. Best of luck for exam. I'll be coming with the next video, next part, जिसमें कि हम बाकी बचे हुए 26 to 50 questions इस practice paper के complete कर लेंगे solve। और उसके लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा and do wait for it. I'll be coming very soon. Till then, goodbye, take care.